जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज हम सेट 1 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये कुल 50 सेटों का सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुल 1500 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये सभी सीडीपी के प्रश्न होंगे जो कि सीटेट पेपर 1 के लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी प्रश्नों को लिया गया है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाल विकास एवं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास और नैतिक विकास। तो आप जानते हैं कि बाल विकास और शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, इसमें बालक के नैतिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, इसके सभी पक्षों को लेकर के विकास किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर्वांगीण विकास। बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो सर्वांगीण विकास होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो आप मालूम है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 चरण इन्होंने बताए हैं। जो पहला चरण इन्होंने बताया वो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा इन्होंने औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताया है। तो पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। इसी को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आपने इसमें पढ़ा होगा क्या कि निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। नकारात्मक प्रभाव सीखने को गति देती है और केवल परीक्षा हेतु। तो सीखने में प्रेरणा का क्या रोल होता है? तो जब व्यक्ति मोटिवेट होता है तो प्रेरणा उसको मिलता है, तो सीखने में उसका क्या होता है? इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इस तरह से सीखने को गति प्रदान करता है। तो जो सीखने में प्रेरणा का महत्व है उसका सही जवाब होगा सी, सीखने को गति प्रदान करना। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं कि अधिगम का अस्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? अधिगम का अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? परिपक्वता, अभ्यास, सीखना और स्मृति। तो अधिगम का जो अस्थायी परिवर्तन होता है हम उसको सीखना कहते हैं। जब बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब बालक ने लर्निंग कर लिया है। तो सीखना क्या होता है कि बालक के व्यवहार में या उसके अधिगम का जो अस्थायी परिवर्तन है वही सीखना कहलाता है। अब छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास का मुख्य कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास का मुख्य कारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? विद्यालय, परिवार, शिक्षक या उपयुक्त सभी। तो बालक के सामाजिक विकास का जो मुख्य कारक है वो विद्यालय भी है, परिवार भी है, शिक्षक भी है। बालक इन सभी से सीखता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर ने किसके बारे में बताया? भावात्मक बुद्धि, बहुबुद्धि, सामाजिक बुद्धि या नैतिक बुद्धि। तो गार्डनर ने किसके बारे में बताया था? जानते हैं हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के बारे में बताया है। तो बहुबुद्धि जो का सिद्धांत जो है वो गार्डनर का सिद्धांत होगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा आप जानते हैं कि इसमें एक छत के नीचे सभी प्रकार के बालकों को जो है शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसमें जो है आठवां का जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बालक में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे, कोहलवर्ग, वाइगोत्स्की और स्किनर। तो आपको मालूम होगा कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, कोहलवर्ग का। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आगे बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत
किससे जुड़ा हुआ है? स्किनर, कोहलवर्ग, पियाजे या वाइगोत्स्की। तो इनमें से व्यवहारवादी सिद्धांत पे किसने बात किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, स्किनर ने। क्योंकि पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। यहाँ पे जो स्किनर थे ये अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। स्किनर कौन है? तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके साथ स्किनर ने पुनर्वलन के सिद्धांत का जो इन्होंने प्रतिपादन भी किया हुआ है। पुनर्वलन के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो क्लार्क हल हैं, सीएल क्लार्क हल। लेकिन उसके उस सिद्धांत का जो सबसे पहले जिन्होंने चर्चा किया था, जिन्होंने सबसे पहले उसका सुझाव दिया था पुनर्वलन के सिद्धांत का, वो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के माध्यम से। आगे हम देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है? स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण, तर्क शक्ति और भाषा विकास। तो इनमें से कौन सा भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है? इमोशनल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कि जो आत्मनियंत्रण है ये भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करेंगे 12 नंबर में, सीखने में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर, पियाजे, फ्रायड। तो अभी हमने आपसे बताया था कि क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के माध्यम से पुनर्वलन के सिद्धांत का जो सूत्रपात जिन्होंने किया था सबसे पहले वो स्किनर ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा बी, स्किनर। सीखने में पुनर्वलन के सिद्धांत सबसे पहले स्किनर ने इस पे बात किया था। अब हम बात करेंगे बालक के व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? 13 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बालक के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? जन्म से, किशोरावस्था में, वातावरण से, विद्यालय से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि बालक के व्यक्तित्व का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो वातावरण से पड़ता है। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम का अर्थ है। अधिगम का क्या अर्थ है? अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, अनुवांशिक परिवर्तन। तो अधिगम का अभी आपने सबसे पहले देखा था कि अधिगम का जो अस्थायी जो परिवर्तन होता है इसी का अर्थ अधिगम कहलाता है। तो अधिगम का जो अस्थायी परिवर्तन है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि कक्षा में विविधता का अर्थ है। कक्षा में विविधता का क्या अर्थ है? सभी समान हो, सभी अलग अलग हो, केवल कमजोर छात्र, केवल तेज छात्र। नहीं, विविधता का जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हर पृष्ठभूमि के छात्रों को एक साथ बैठा करके क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कि ये शिक्षक के लिए एक रिसोर्स का काम करता है। तो यहाँ पे विविधता का अर्थ है कि सभी अलग अलग जो अलग अलग होते हैं लेकिन सबको एक साथ बैठा करके एक दूसरे के साथ सबको कनेक्ट करके जब पढ़ाया जाता है तब जा करके ये कक्षा में विविधता के अर्थ को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। जहाँ पर आपको ऑप्शन में केवल शब्द दिख जाए दोस्तों ऐसे ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसको तो आपको ऐसे काट देना चाहिए। आगे हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा है। विशेष जो आवश्यकता वाले जैसे कुछ विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करके और समान समावेशी शिक्षा में उन्हें मौका देना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा क्या होती है? पृथक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो विशिष्ट बालक वाले बच्चे होते हैं उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हुए समावेशी क्लास में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है? भाषा का विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? शैशवाकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो भाषा का विकास सबसे अधिक जो है वो बाल्यावस्था में होता है। आगे हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किससे सीखता है? बालक सबसे पहले वो किससे सीखता है? शिक्षक, मित्र, परिवार और समाज। तो बालक की जो प्राथमिक एजेंसी होती है आप जानते हैं वो परिवार होता है। सबसे पहले बालक परिवार से सीखता है और परिवार में सबसे पहले बालक किसका अनुकरण करता है? तो अपने माँ का अनुकरण करता है। इसलिए बालक की जो पहले शिक्षिका होती हैं उसकी माँ होती हैं। तो पूछा जाएगा बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो परिवार से सीखता है।
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सीखने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है आयु, प्रेरणा, लिंग और जाति। सीखने की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, प्रेरणा। सीखने के प्रभाव पर जो प्रेरणा होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अधिगम के लिए आवश्यकता नहीं है। अधिगम के लिए इनमें से क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं है? प्रेरणा, अभ्यास, रुचि और दंड। तो बिल्कुल प्रेरणा की आवश्यकता है अधिगम के लिए, अभ्यास की भी आवश्यकता है, रुचि इंटरेस्ट की भी आवश्यकता है, लेकिन दंड की आवश्यकता नहीं है। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन आपको देना है जवाब, यहाँ पे नहीं शब्द दिया हुआ है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी, दंड। बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? बी ने, टर्मन, गार्डनर, थॉर्नडाइक। तो सभी ने बुद्धि के बारे में बताया है, लेकिन बुद्धि का जो परीक्षण सबसे पहले जिसने किया था वो बी ने थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो 21 का ए हो जाएगा। बीने महोदय ने बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किया था। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, आईक्यू का सूत्रपात किसने किया है? बी ने, टर्मन, वुडवर्थ और फ्रायड। तो आईक्यू का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया? तो वो टर्मन ने किया हुआ है। टर्मन ने सबसे पहले आईक्यू के बारे में बताया था, इसका सूत्र सबसे पहले टर्मन ने दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? केवल पढ़ाई से। तो केवल शब्द आ गया तो ये गलत हो जाएगा। खेल से हो सकता है, होता भी है, अनुभव से, शिक्षा से। लेकिन आप जानते हैं कि बालक का जो सबसे अधिक विकास होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है खेल के मैदान में। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बालक का सबसे अधिक विकास किससे होता है? तो वो होता है खेल के मैदान में। तो इस तरह से बालक का जो सबसे अधिक सर्वांगीण विकास हो जाएगा वो कहाँ से होता है? खेल से तो होता ही है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है बालक का सबसे अधिक विकास कहाँ पे होता है? तो खेल के मैदान में होता है। लेकिन बालक का पूछा गया है कि सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शिक्षा से। बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है वो शिक्षा से होता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा बालक का सबसे अधिक विकास कहाँ पे होता है, जगह पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे। आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, घर, स्कूल, खेल का मैदान, मित्रों के साथ। तो सबसे अधिक तो खेल के मैदान में होता है। जब बालक अपने मित्रों के साथ खेल के मैदान में होता है तो बालक सबसे अधिक सीखता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो सर्वांगीण विकास वो शिक्षा से होता है। खेल के मैदान में भी बालक सीखता ही है, वहाँ भी उसको शिक्षा मिलती है, अनौपचारिक रूप से वो सीखता है बालक वहाँ पे। तो इसलिए जो है, अगर पूछा जाए खेल के मैदान में किस प्रकार की शिक्षा बालक को मिलती है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। स्कूल में क्या शिक्षा मिलती है? वो औपचारिक शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से चूँकि खेल के मैदान में बालक स्वतंत्र होता है, तो सभी बच्चे स्वतंत्र होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ खुल करके एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, और सबसे अधिक उसका सर्वांगीण विकास होता है। कहाँ पे? खेल के मैदान में। लेकिन होता किससे है? इनडायरेक्टली तो शिक्षा से ही तो होता है। तो पूछा गया बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शिक्षा से। तो इस दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे इस तरह के कि अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक कहाँ होता है, जगह पूछा जाएगा तो खेल के मैदान में होता है, और पूछा जाएगा किससे होता है तो शिक्षा से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्या है? रटंत, अनुभव, दंड या भय? तो भय तो होगा नहीं, दंड भी नहीं होगा, ये दोनों नेगेटिव जवाब है। इन दोनों को आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। आगे बच गया रटंत और अनुभव। तो आप जब एनसीएफ पढ़ेंगे, एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया है कि बालक के रटने के बजाय उसके एक्सपीरियंस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाए, सीखने, उसके अनुभव आधारित शिक्षा उसे प्रदान किया जाए, तब जाकर के बालक के सीखने में गति मिलेगी और बालक का जो सीखने का दर होगा वो अस्थायी होगा। तो बालक का सीखने का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वो क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनुभव से। आगे बात करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में क्या होनी चाहिए? कठोर होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, सहयोगी या पक्षपाती? तो एक बालक
एक शिक्षक बालक के लिए कभी भी पक्षपाती नहीं हो सकता है। उसे सभी बालक समान रूप से उसको जो है सभी बालकों को ट्रीटमेंट करना है और जिन बालकों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उन चीज़ों को पूरा करते हुए, उनके विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता होती है समावेशी कक्षा में। तो यहाँ पे पक्षपाती वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तटस्थ की, तो ये भी गलत है, कठोर भी गलत है। सही जवाब हो जाएगा वो सहयोगी। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मार्गदर्शक के रूप में होता है, गाइडर के रूप में होता है। तो इसलिए शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में एक सहयोगी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि बालक की जिज्ञासा किस प्रकार किस विकास से जुड़ी है? बालक की जिज्ञासा किस विकास से जुड़ी है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो जब बात जिज्ञासा की हो रही है तो आपको मालूम है कि ये मन के अभिव्यक्ति की बात हो रही है। बालक के मन में नई चीज़ें आ रही हैं, वो नई चीज़ों को सीखना चाहता है और जिससे उसकी ज्ञान में क्या होगा? वृद्धि होगा। वो अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। तो जिज्ञासा जो सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है वो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का 26 का सही जवाब हो जाएगा। 27 और 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कौन है? तो आप जानते हैं वर्दीमर, कोफ्का, कोहलर, ये सभी क्या हैं? सूझ के सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहलर इसके सही जवाब हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे 28 नंबर, सीखने में त्रुटि सुधार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रयत्न त्रुटि, अंतर्दृष्टि, अनुकरण, प्रेरणा। तो ट्राई एंड एरर का जो थ्योरी है वो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, 28 का ए। थॉर्नडाइक का है ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, बालक की भावनाएं किससे अधिक प्रभावित होती हैं? आनुवंशिकता, पर्यावरण, बुद्धि, आयु। तो बालक की भावनाएं सबसे अधिक कहाँ पे प्रभावित होती है? सबसे अधिक बालक कहाँ पे रहता है? अपने पर्यावरण में रहता है। तो पर्यावरण से सबसे अधिक बालक की भावनाएं प्रभावित होती हैं, या पर्यावरण बालक की भावनाओं को, इमोशंस को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, वो सीटेट का सीडीपी भाग किस पर केंद्रित है? सीटेट का जो सीडीपी भाग है वो किस पर केंद्रित है? विषय ज्ञान पे, शिक्षण विधि पे, बालक की समझ पे, या पाठ्यक्रम पे? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? वो हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है कि बालक की समझ पर। सीटेट का जो सीडीपी भाग है वो बालक की समझ पर आधारित होता है। दोस्तों इस तरह से आपने कुल 30 प्रश्नों को आपने देखा है। ये सेट 1 का था। सेट 1 में आपको हमने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया है। इसी तरह से कुल आपको 1500 प्रश्न मिलेंगे जो कि 50 सेट में आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इसके जवाब आपको कैसे लगे। कहीं से कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेशन में अपना जवाब दीजिए, आपको तत्काल इसका रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।